अस्सलाम वालेकुम। हम वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ रहे थे और जो अभी तक हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट द वर्क, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज वर्क। तो हमने जो कल वाला क्लास था हमारा, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्योंकि वो वर्क के बराबर होता है, तो इस लिहाज से वर्क का यूनिट क्या होना चाहिए। और हमने ये जाना था कि इट मस्ट बी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं, दैट इज जूल, दैट इज कॉल्ड जूल इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जूल का वैल्यू भी हमने, एक जूल का वैल्यू वो बताया था कि दैट इज 10⁻⁷ अर्क। और अर्क क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ CGS, मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, जो हम इससे पहले यूनिट्स का सिस्टम था उसमें। अब हम इस पे थोड़ा सा और नजर डालेंगे कि वर्क डन कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम एक आम इंसान की बात करते हैं, लेमैन्स कंसेप्ट, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दी थी कि कब हम कहते हैं कि काम हो गया। जैसे खाना किसी ने खाया, काम हो गया। कोई सो रहा है तो वो भी कोई ना कोई काम कर रहा है, हम कहते हैं उस, जिसमें भी लास्ट में उर्दू में हम कहते हैं ना आता है तो वो काम होता है। दिस इज लेमैन्स कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी थी इस लिहाज से। वो क्या थी कि एक वॉल है, एक दीवार है। आप मान लीजिए कि हर किसी के सहन में जो दीवार होती है या एक मकान की जो दीवार होती है, तो उस पर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये धक्का मार रहा है। हम कह रहे हैं इंग्लिश में या लेमैन्स कंसेप्ट में कि ही इज डूइंग सम वर्क। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुशिंग द वॉल विद हिज एक्सट्रीम फोर्स। जितना भी पीक पे है उसकी एनर्जी, वो मतलब जो है ना, मान लीजिए अगर वो 100 न्यूटन भी इस पे अप्लाई करेगा फोर्स, लेकिन दीवार नहीं हिल रही, तो हम आम इंसान की भाषा में क्या कर रहे कहते हैं कि ही इज डूइंग सम वर्क। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुशिंग दैट। लेकिन जब हमने वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट पढ़ा, तो हमने क्या जाना कि फोर्स तो अप्लाई करना है, लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो जब हम यहां पे देखते हैं कि दीवार यूं की तू है, जूं की तू है, दीवार हिली ही नहीं, मीन्स द वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन। अब देखिए अपोजिट बिल्कुल, यहां पे हम कहते हैं लेमैन्स कंसेप्ट में कि वर्क इज डन, लेकिन जब हम हकीकत में साइंस में जानने की कोशिश करते हैं कि दो वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द वॉल बट इट डिड नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, सिंस इट डिड नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, सो द वर्क डन इज जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो वर्क डन क्या होगा, अगर ये फोर्स हमने अप्लाई किया 100 और डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर्स, मीन्स वर्क डन इज 100 इंटू जीरो, दैट इज 0 जूल। ठीक है ना, तो कोई काम हुआ ही नहीं। और अभी तो हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जब आप 11th क्लास में जाएंगे, तो 11th क्लास में आपको एक यही चैप्टर, इसी नाम का चैप्टर मिलेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेकिन नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। तो चूंकि उतना डीप हम नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं कि वर्क कब हुआ, अगर हम 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लें, 9th स्टैंडर्ड के, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज को पे फोर्स अप्लाई किया ताकि वो चीज एक जगह से दूसरी जगह हम डिस्प्लेस कर सकें, जैसे मैंने कल भी आपको बॉक्स ए और बॉक्स बी की मिसाल दी थी। तो अगर ये डिस्प्लेस हुआ कितना, फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स, और हमने इस पर अप्लाई किया फोर्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में काम भी हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। हम धक्का इस तरफ मार रहे हैं और काम भी इस तरफ हो रहा है। तो हम यहां पे कहते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये अभी 9th स्टैंडर्ड। इसके बरक्स अगर हम कहेंगे कि जैसे मैंने आपको दीवार की मिसाल अभी बताई कि हम तो
फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हिला ही नहीं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। और वर्क डन इज जीरो की एक और मिसाल मैं आपको दूंगा कि मान लीजिए कि एक संदूक हमने रखा यहाँ पे और एक बंदा इस तरफ आ रहा है और ये इस पे धक्का मार रहा है, ठीक है ना, और एक बंदा इस तरफ आ रहा है, ये इस पे धक्का मार रहा है। ये अपने हिसाब से अगर इस को हिलाने के लिए फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए होगा इस बॉक्स को हिलाने के लिए, ठीक है। तो 20 न्यूटन अगर ये अप्लाई करता है फॉर एग्जांपल यहाँ से 30 न्यूटन, कितने करता है 30 न्यूटन, और ये यहाँ से करता है 20 न्यूटन। तो हम कहते हैं चूंकि जो नेट फोर्स अप्लाई हो गया दैट इज 30 माइनस 20 दैट इज 10 न्यूटन, तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं। इस हालत में जो कि यहाँ से तो फोर्स ज्यादा आ रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, 30 न्यूटन है और यहाँ से 20 न्यूटन है, लेकिन इफेक्ट जो है दैट इज 10 न्यूटन, बट टू मूव द बॉक्स वी नीड एटलीस्ट 20 न्यूटन। तो यहाँ पे बॉक्स हिला ही नहीं, तो जब डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि फोर्स भी अप्लाई हम नहीं किया और दोनों तरफ से किया, फोर्स अप्लाई किया और दोनों तरफ से किया और अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं, मीन्स नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। इसके बरक्स अब हम क्या करते हैं, एक और मिसाल लेते हैं कि एक गाड़ी जो है ना, तुम मन तो एक चढ़ाई पे एक मतलब जो है ना यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, तो अचानक से क्या हुआ कि एक बंदा पीछे से यहां से आ गया या यहां से एक बंदा आ गया और इस गाड़ी को हिलाने की कोशिश की, धक्का मार रहा है चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए। या चलो गाड़ी की मिसाल में नहीं लूंगा, सबसे जो बुल्क जो हमारे पास जो काट होती है आम काट रीड या वन एक रेडी मज लोड लड़का अत पत कन दिवान धक, एक लड़का जो है ना धक्का मार रहा है एक रेडी को और ये रेडी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है किस पे, चढ़ाई पे, लेकिन अपोजिट में इसके है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, जो इसको वापस इस स्लोप की तरफ लाना चाहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें लोड चूंकि बहुत ज़्यादा है, मीन्स मास इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये लड़का अगर इस पे अप्लाई करता है फोर्स, लेकिन बजाय इसके कि रेडी ऊपर जाती ये वापस आ रही, तो हम ये यहाँ क्या कहते हैं कि जो लड़के ने फोर्स अप्लाई किया था, क्योंकि उसका मतलब था कि मैं रेडी को इस डायरेक्शन में ले जाऊं, लेकिन रेडी आ रही है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे वर्क डन बाय द बॉय इज नेगेटिव, याद रखना, एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसका जो इंजन है वो उसको ले जा रहा है, तो इंजन जो है ना उस पर फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज पॉजिटिव, द वर्क डन बाय द इंजन इज पॉजिटिव। लेकिन जो उसके टायर्स पे रोड और टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमने कहाँ पढ़ा था, कंटैक्ट फोर्सेस में 8th में। तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ दिस व्हीकल दैट इज नेगेटिव, that the work done by the frictional force here is negative in nature। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे आ गई कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी जीरो एंड वर्क डन कैन बी नेगेटिव। तो ये हमें यहाँ पे फिलहाल 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 11th स्टैंडर्ड की बात अगर हम करें तो आप ये मान लीजिए कि अगर डिग्री अगर हम कहेंगे कि ये फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ये 90 से कम है, मीन्स ये यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 डिग्री है, ठीक है ना, अगर ये 90 से कम है, इफ इट इज लेस देन 90, ठीक है ना, अगर ये लेस देन 90 है ये एंगल थीटा, देन वी से दैट द वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा तब हम कहते हैं कि वर्क डन इज जीरो। तो क्योंकि मैंने आपको क्यों 90 डिग्री का यहाँ पे कंसेप्ट दिया, क्योंकि एक चूंकि ये आपके साइंस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे वहां पे जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे शेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड दीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दैट इज सर्कुलर इन डायरेक्शन, और उसमें
क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो पहले थी इलेक्ट्रॉन की वो बाद में भी होगी, अगर ये पोजीशन लेंगे तो ये बाद में भी होगी, मीन्स देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सर्कुलर फोर्स कोई भी होगा, जैसे कोई सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, या हम कहते हैं कि द सन रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो जो अर्थ का रिवॉल्व राउंड द सन है, दैट इज द वर्क डन देयर इज जीरो। तो वर्क डन वहां पे भी जीरो। जो भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे जो वर्क डन है इन नेटशेल दैट इज जीरो। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और अगर ये थीटा इफ इट इज ग्रेटर देन 90 मीन्स 180 डिग्री है, जैसे कि काम हम डायरेक्शन इस फोर्स में फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उल्टा हो रहा है, चीज इस तरफ चल रही है, मीन्स 180 डिग्री है। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 90 मीन्स द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, सॉरी वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये तीन कंसेप्ट हमें इस तरह से भी समझ में आ गए। अब हम चूंकि न्यूटन इसमें इसकी बात कर रहे थे, किसकी, एसआई यूनिट्स की। अगर आपको याद होगा कि फोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था 8th और 9th क्लास में, वी सेड दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये याद रख, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर हम यहां पे करेंगे बात फोर्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनीथिंग, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि अर्थ जो किसी चीज पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपनी तरफ खींचता है वो कितना फोर्स करता है, मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन में चूंकि हमें वो भी पढ़ना है, अभी चैप्टर बाकी है हमारे इसमें फिजिक्स पोर्शन में, वहां पे हम ये भी क्लियर करेंगे। मीन्स फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें, इस चीज को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस m इनटू a इनटू s। और अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अर्थ टू पुल एनीथिंग, when it pulls anything of mass m towards it, that will be work done by the earth at that time will be mgs। mgs याद रखना, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी, क्योंकि वो हम एनर्जी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे था अर्थ से, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी in bringing the object down to earth from this very point to this very point, that is h, means the displacement here is h। तो जो work done वहां पे होगा that will be mgh, which is called the potential energy। वो हम यूनिट, दिस इज द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एनर्जी वाले पोर्शन में। इसके अलावा तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अगर हमें कहीं पे आया कि MAS जो है ना, ये भी यूनिट्स किन में शुमार होगा, इसके वर्क डन के यूनिट्स में। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, और यकीनन आपको याद होगा कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो हमने एक कंसेप्ट हमें आया गया था वेलोसिटी का। व्हाट इज एक्चुअली वेलोसिटी? वेलोसिटी इज, जैसे हम कहते हैं कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। स्पीड u इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। इसी तरह से ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें क्या आएगा, s विल बी इक्वल टू ये t अगर हम यहाँ पे ले जाएं, इट विल बी v इंटू टी। याद रखना है पॉइंट, v इंटू टी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे कि वर्क इज इक्वल टू f इंटू v इंटू टी, तो आप बोलिए कि मैंने सही लिखा कि गलत लिखा। तो ये भी कहीं पे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ इंटू वी इंटू टी। इसी तरह से वर्क डन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू वी इंटू टी, ठीक है ना, एफ इंटू ए इंटू वी इंटू टी। अभी मैं आपको और भी रिलेशंस बताता, लेकिन वो गैर जरूरी है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन जब हम बात करेंगे, तो अगर हम 2as जब हम लेते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर
तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दैट इज v² माइनस u² डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे भी अगर हम वो अप्लाई करें देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट f इंटू s मीन्स f इंटू s का मतलब क्या होगा v² माइनस u² डिवाइड बाई 2a। तो ये भी एक ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। यहाँ हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू a इंटू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, वर्क डन विल बी m इंटू mv² माइनस mu² डिवाइडेड बाई 2। ये m मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बोथ को। और अगर हमें यहाँ पे किसी चीज में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 इफ मीन्स अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ है मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड रिच्ड एट डेस्टिनेशन दैट मीन्स इन दैट केस द वर्क डन विल बी mv² डिवाइडेड बाई 2। mv² डिवाइडेड बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं w विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv² एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं ई के हम ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एनर्जी वाले पोर्शन में। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। और एक बात जो आपको ज़रूरी तौर पर समझनी है कि जब मैंने वेक्टर की बात की, वेक्टर्स की बात की, क्योंकि अभी आप जो है ना 9th क्लास में वो चीज़ें आपको नहीं सीखनी है, लेकिन इतना तो आपने देख लिया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाट शुड बी द वर्क। तो आम इंसान का लॉजिक अगर हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी वेक्टर इनटू वेक्टर क्वांटिटी मींस वर्क मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे है f इंटू s, ठीक है ना। तो जब आप इंशाल्लाह वर्क इसके बारे में वेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से, जो एक चैप्टर है 11th क्लास में फिजिक्स में, वहां पे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे दो चीजें आप सीखेंगे। वन इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड सेकंड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। मीन्स जब हम वर्क डन करते हैं तो इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। हम कहते हैं कि कितने जूल वर्क हुए, हम ये नहीं कहते हैं कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ, ठीक है ना। वर्क हैज नो डायरेक्शन, इट इज मल्टी डायरेक्शनल टास्क। work is always multi-directional task, hence it is not a vector quantity, means it is a scalar quantity। और scalar quantity क्यों आ गई, हमने वो भी साइंटिफिकली प्रूव करना है। कब, जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह 11th क्लास में, वहां पे प्रूव हो जाएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप जहन में रखेंगे। तो इंशाल्लाह कल वाले चैप्टर में हम कल वाले क्लास में हम फर्दर इसके बारे में जानेंगे।